देशों की हलचल, कारोबार का गुणा भाग, खेल का मैदान, मनोरंजन और ज्ञान विज्ञान, विरासत और संस्कृति के साथ सेहत की बात और ग्लैमर का तड़का। सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 से 9 बजे सुकून से भरा नया सवेरा। नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं समाचारों का बुलेटिन। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले आधे घंटे में हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं अभी तक की हेडलाइंस पर। राजस्थान के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने किसान सम्मान निधि में 2000 रुपए की बढ़ोतरी का किया ऐलान। अब राज्य के किसानों को मिलेंगे 6000 की बजाय 8000 रुपए। नीट यूजी परीक्षा में किसी भी तरह की अनियमितता के आरोपों को एनटीए ने किया खारिज। कहा सिर्फ 6 सेंटर और करीब 1600 अभ्यर्थियों के मामले की पड़ताल के लिए बनाई गई है जांच कमेटी। कमेटी की सिफारिशों का दायरा 6 सेंटर तक ही सीमित, पूरे देश की परीक्षा पर नहीं पड़ेगा असर। 9 जून को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जारी। विदेशी मेहमानों के भी पहुंचने का सिलसिला जारी। शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली पहुंची बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना का एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत। सेशल्स के उपराष्ट्रपति भी दिल्ली पहुंचे। शपथ ग्रहण समारोह के कारण कल से 2 दिनों तक दिल्ली में नो फ्लाई जोन, कई स्तर पर बढ़ाई गई सुरक्षा। राष्ट्रपति भवन की सुरक्षा के लिए अर्धसैनिक बल, एनएसजी कमांडो, ड्रोन और स्नाइपर्स तैनात। शपथ ग्रहण समारोह से पहले दिल्ली में बैठकों का सिलसिला जारी। अमित शाह के आवास पर हुई बीजेपी नेताओं की अहम बैठक। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपने मंत्रिपरिषद के साथ बैठक में की लोकसभा चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन की समीक्षा। कांग्रेस कार्य समिति में भी चुनावी नतीजों पर मंथन। राहुल गांधी को विपक्ष का नेता बनाए जाने पर भी हुई चर्चा। उधर लखनऊ में समाजवादी पार्टी और कोलकाता में टीएमसी ने भी की अहम बैठकें। हैदराबाद में राजकीय सम्मान के साथ होगा रामोजी राव का अंतिम संस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारतीय मीडिया में क्रांति लाने वाले दूरदर्शी व्यक्ति ने पत्रकारिता और फिल्म जगत पर छोड़ी अमिट छाप। और टी20 विश्व कप में बड़ा उलटफेर। अफगानिस्तान ने न्यूजीलैंड को 84 रन से मात देकर हासिल की लगातार दूसरी जीत। तो उधर बांग्लादेश ने भी श्रीलंका को हराया। ये थी इस समय तक की हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और सबसे पहले बात इस समय की सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की, जो राजस्थान से आ रही है। राजस्थान के किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने राजस्थान में किसान सम्मान निधि में 2000 रुपए का इजाफा करने की घोषणा की है। सरकार के इस फैसले के बाद किसान सम्मान निधि की राशि अब 6000 रुपए से बढ़कर 8000 रुपए हो जाएगी। सरकार के इस फैसले पर किसानों ने कहा कि राजस्थान की भाजपा सरकार का ये फैसला उनके लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। इससे किसानों को खाद, बीज, दवाई आदि लाने में काफी मदद मिलेगी। प्रदेश के लगभग 57 लाख किसानों को इसका लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि सरकार अन्नदाता उत्थान के संकल्प पर सतत गतिशील है और अन्नदाताओं के सर्वांगीण उन्नयन के लिए संकल्पबद्ध है। और अब आज की दूसरी बड़ी खबर। नीट 2024 की परीक्षा के मुद्दे पर डीजी एनटीए सुबोध कुमार सिंह ने प्रेस को संबोधित करते हुए छात्रों की तमाम शिकायतों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि समिति ने बैठक की और केंद्रों और सीसीटीवी के सभी विवरणों का अध्ययन किया गया है। पूरे देश में इस परीक्षा की अखंडता से समझौता नहीं किया गया, कोई पेपर लीक नहीं हुआ।
पूरी परीक्षा प्रक्रिया बहुत पारदर्शी रही। उन्होंने कहा कि आगे भी समिति इस मामले पर पूरी जांच कर रही है। हम लोगों ने पूरा एक कमेटी बना के एक्सपर्ट का एनालाइज किया और उनके ग्रीवांसेस एड्रेस किए कि जिससे जो 23 लाख कैंडिडेट्स हैं उनका भी इशू ना हो और जो इतने कैंडिडेट्स हैं उनके भी इशू ना हो। हमने ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी बनाई थी, उसने जो रिकमेंडेशंस दी थी उनको जो है एक हाई पावर्ड कमेटी एनालाइज कर ले। तो एक हमने कमेटी बनाई है, उस कमेटी की वो कमेटी इनको एक बार फिर से देख लेगी कि जो इनके ग्रीवांसेस थे 1600 कैंडिडेट्स के, उनके भी ग्रीवांसेस ना रहें और जो 23 लाख लोगों के मन में हैं कि काफ़ी सारे टॉपर्स आ गए, ये आ गए, तो इनके भी इशूज वो ना हों। साथ ही नीट के परिणामों की तारीख पर उठे सवालों पर भी उन्होंने अपनी बात रखी। हमारा जो सिस्टम है, जो रिजल्ट प्रिपेयर हो जाता है तो वी अनाउंस इट। पहले भी एग्जाम में जैसे जेई में भी हमने जो डेट, पहले एनटीए में कभी डेट नहीं होती थी कि किस डेट को करेंगे। इस साल से हमने ये किया कि एक अपने लिए एक आउटर टारगेट रखते हैं कि इस तारीख तक डिक्लेयर होगा, सो दैट एवरीबडी नोज कि दे कैन प्लान आफ्टर दैट वेदर द एडमिशन द कॉलेजेज और व्हाटएवर। तो एक हम उसके लिए आउटर डेट देते हैं। पहले भी हमारी अभी जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, एफर्ट्स रहता है कि जेई का हमने 11 दिन में किया, सेशन 1 का, और सेशन 2 में जिसमें 1 भी रहता है उसका 15 दिन में किया। तो इट इज़ नॉट कि वो किया। दूसरा जो है, जो हमने किया उसमें सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं। भाई जितनी भी इन्फॉर्मेशन आ रही सोशल मीडिया से, हमारी प्रेस रिलीज से ही आ रही है। तो वी हैव नथिंग टू हाइड वेदर इट इज़ ऑन दिस डेट और दैट डेट। तो इट वॉज रेडी ऑन दैट डेट, सो वी अनाउंस्ड ऑन दैट डेट। और एनटीए के डीजी ने आगे कहा कि समिति को पता चला कि कुछ केंद्रों पर समय की बर्बादी हुई है और इसीलिए छात्रों को इसके लिए मुआवजा दिया जाना चाहिए। इसके कारण कुछ छात्रों की चिंताएं सामने आईं, क्योंकि कुछ उम्मीदवारों को 718 और 719 अंक भी मिले और 6 उम्मीदवार टॉपर बन गए। समिति ने सोचा कि वो शिकायतों को दूर कर सकते हैं और छात्रों को मुआवजा दे सकते हैं, इसीलिए कुछ छात्रों के अंक बढ़ा दिए गए। हमने सभी चीज़ों का सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया और परिणाम जारी किए। 4750 केंद्रों में से यह समस्या सिर्फ 6 केंद्रों तक ही सीमित थी और 24 लाख छात्रों में से केवल 1600 छात्रों को ही इस समस्या का सामना करना पड़ा है। समिति की सिफारिशों का दायरा सिर्फ 6 केंद्रों और करीब 1600 छात्रों तक ही सीमित है और पूरे देश में हुई नीट परीक्षा पर समिति की सिफारिशों का असर नहीं पड़ेगा। इस साल सबसे कम जो है केवल एक क्वेश्चन चैलेंज हुआ, मतलब एक क्वेश्चन अफेक्ट हुआ। 1563 बच्चों का हमने वो किया, तो इनके जो मार्क्स रिवाइज होके भी कई बच्चों के मार्क्स जैसे नेगेटिव में थे तो नेगेटिव से नेगेटिव में ही रहे, -20 रहे, और कुछ बच्चों के मतलब टॉपर साइड में आ गए। और इनका जो 1563 का है उसमें से 790 बच्चे क्वालिफाई किए। केवल एक सेंटर पे इतना क्यों आया? तो उस सेंटर को भी हमने एनालाइज किया। उसका जो एवरेज मार्क्स थे वो 235 थे, मतलब जो 23 लाख बच्चों का एवरेज है उससे उनका ज़्यादा था। तो कहने का मतलब रिलेटिवली दी स्टूडेंट्स वहाँ पे बेटर थे, जो मतलब हाई स्कोर कर सकते थे। और अब बात नई सरकार की। एक बार फिर से नरेंद्र मोदी के हाथों में ही देश की कमान होगी। कल 9 जून की शाम नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। साल 2014 और 2019 के बाद अब फिर से अगले 5 सालों के लिए नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने के लिए बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना दिल्ली पहुंच चुकी हैं। दिल्ली हवाई अड्डे पर उनका भव्य स्वागत किया गया। साथ ही सेशल्स गणराज्य के उपराष्ट्रपति अहमद हफीफ प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए वो भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचने पर सेशल्स गणराज्य के उपराष्ट्रपति का भी पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। और इस शपथ ग्रहण समारोह के अवसर पर भारत के पड़ोसी देश और हिंद महासागर क्षेत्र के नेताओं को विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। श्रीलंका के
राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, मालदीव के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मोइज़ू, सेशल्स के उपराष्ट्रपति अहमद अफीफ, मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल और भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे ने शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने का निमंत्रण स्वीकार किया है। समारोह में भाग लेने के अलावा ये नेता राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से आयोजित भोज में भी शामिल होंगे। लगातार तीसरे कार्यकाल के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए नेताओं की ये यात्रा भारत द्वारा अपनी पड़ोसी पहले नीति और सागर विजन को दी गई सर्वोच्च प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए है। खास बात यह भी है कि मोदी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में श्रमिकों और स्वच्छाग्रहियों को भी विशेष तौर पर आमंत्रित किया जा रहा है। और नई सरकार शपथ ग्रहण समारोह में दिल्ली में देश और विदेश से आने वाले तमाम वीवीआईपी मेहमान इकट्ठे होंगे और तो इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम कड़े किए जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने 9 और 10 जून के लिए दिल्ली को नो फ्लाई जोन घोषित किया है और निषेधाज्ञा लागू कर दी है। इन 2 दिनों में पैराग्लाइडर, पैरामोटर्स, हैंग ग्लाइडर, यूएबीएस, यूएएसएस, माइक्रोलाइट विमान जैसे उप पारंपरिक हवाई प्लेटफॉर्मों की उड़ान पर प्रतिबंध रहेगा। इसके साथ साथ बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था भी की जा रही है। राष्ट्रपति भवन की सुरक्षा के लिए अर्धसैनिक बल, एनएसजी कमांडो, ड्रोन और स्नाइपर को भी तैनात किया जाएगा। तमाम बड़े होटलों को भी सुरक्षा के घेरे में लिया गया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 9 जून को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए सिक्किम के गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य भी दिल्ली पहुंच गए हैं। दिल्ली पहुंचने के बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं बहुत प्रसन्न हूं कि मुझे शपथ ग्रहण समारोह में सम्मिलित होने का सौभाग्य मिल रहा है। एक ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद फिर और भी कुछ अहम खबरों पर डालेंगे नजर। जीरा से प्यास बुझाएं, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। तेरी होने वाली मदर इन लॉ कुछ ज्यादा ही ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल लोग ज्यादा इमोशनल होते हैं। तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। देखो यार, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं कब फोटो पे हार चढ़ जाए और फैमिली का फ्यूचर, बच्चों की पढ़ाई खतरे में पड़ जाए। तो आज ही पॉलिसी बाजार से 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस कराओ, सिर्फ 525 रुपए महीने से शुरू। स्वागत है। ब्रेक के बाद देखते हैं कुछ और बड़ी खबरें। कल यानी 9 जून की शाम जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं, शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों के बीच दिल्ली में बैठकों का सिलसिला जारी है। आज भी अमित शाह के आवास पर बीजेपी नेताओं की अहम बैठक हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई। तो बैठकों का सिलसिला दूसरी तरफ भी जारी है। लोकसभा चुनाव नतीजे आने के बाद कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की भी बैठक हुई। पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में हुई बैठक में चुनावी नतीजों पर मंथन हुआ। कांग्रेस को इस चुनाव में 99 सीटों पर जीत हासिल हुई है, जो पिछले लोकसभा चुनाव के नतीजों से तो बेहतर है। इसके अलावा पार्टी के अंदर एक धड़े का मानना है कि राहुल गांधी को ही लोकसभा में पार्टी और विपक्ष के नेता का पद संभालना चाहिए। इस अहम विषय पर भी बैठक में मंथन हुआ। बैठक के बाद कांग्रेस के नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा, कांग्रेस कार्य समिति ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर राहुल गांधी से लोकसभा में विपक्ष के नेता का पद स्वीकार करने का अनुरोध किया है। और उधर समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में संसदीय दल की बैठक की। इस बैठक में सपा नेता अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, धर्मेंद्र यादव, अफजाल अंसारी समेत समाजवादी पार्टी के कई नेताओं ने हिस्सा लिया। इस बीच खबर सामने आ रही है कि अखिलेश यादव अपनी विधानसभा की सदस्यता से त्यागपत्र दे सकते हैं।
बता दें कि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की करहल सीट से विधानसभा के सदस्य थे। लोकसभा चुनावों में कन्नौज सीट से जीत हासिल करने के बाद उन्होंने ये इस्तीफा देने का फैसला किया है। तेलुगु देशम पार्टी के अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू 12 जून को विजयवाड़ा में आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री पद की तौर पर शपथ लेंगे। एन चंद्रबाबू नायडू अपने सलाहकारों द्वारा तय शुभ समय सुबह 11:27 पर शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह विजयवाड़ा में गन्नावरम एयरपोर्ट के पास केसरपल्ली आईटी पार्क में आयोजित किया जाएगा। राज्यपाल एस अब्दुल नजीर उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। पीएम नरेंद्र मोदी, उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी, विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री, भाजपा और अन्य एनडीए सहयोगी दलों के नेता भी शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेंगे। 74 साल के नायडू चौथी बार मुख्यमंत्री पद की संभाल रहे हैं। यह दूसरी बार होगा जब वो आंध्र प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। वो 1995 से 2004 के बीच संयुक्त आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और राज्य के विभाजन के बाद भी 2014 से 2019 तक मुख्यमंत्री रहे थे। टीडीपी, जनसेना, बीजेपी गठबंधन ने 175 सदस्य वाली विधानसभा में 164 सीटें जीतकर शानदार जीत इस बार दर्ज की है। और वहीं ओडिशा में बीजेडी के अध्यक्ष नवीन पटनायक के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद से एक और बहस शुरू हो गई है कि पार्टी में आगे उनकी विरासत को कौन संभालेगा। अब उनकी विरासत संभालने वाले नामों पर चर्चा भी तेज हो गई है। इन नामों में वीके पांडियन का नाम भी शामिल है। हालांकि नवीन पटनायक ने कहा है कि वीके पांडियन उनके उत्तराधिकारी नहीं हैं। उन्होंने कहा कि ओडिशा के लोग ही उनके उत्तराधिकारी का फैसला करेंगे। Mr. Pandian joined the party, has not held any post. As you know, he didn't fight in these elections from any constituency. And I've always clearly said that when they asked me about my successor, I've said clearly that it is not Mr. Pandian. And I repeated again that the people of Odisha will decide my successor. तो बीजेडी के उत्तराधिकारी पर अभी तस्वीर साफ नहीं है। वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो देखेंगे कुछ और खबरें। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है। देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मैं कैप्टन होता ना, ओपन कराता। अब हर कोई ओपन करेगा तो मैच कौन क्लोज करेगा? तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। देखो यार, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं कब फोटो पे हार चढ़ जाए और फैमिली का फ्यूचर, बच्चों की पढ़ाई खतरे में पड़ जाए। तो आज ही पॉलिसी बाजार से 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस कराओ, सिर्फ 525 रुपए महीने से शुरू। अब तक टेस्टी राजमा बनाना नहीं आया। बिना MDH राजमा मसाला के टेस्टी राजमा कैसे बनेगा? MDH राजमा मसाला, क्या स्वादिष्ट राजमा बनाए। MDH। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं DD न्यूज पर समाचार। सेंट किट्स और नेविस के प्रधानमंत्री डॉक्टर टेरेंस ड्रू ने नरेंद्र मोदी के पुनः प्रधानमंत्री निर्वाचित होने पर बधाई दी है। डॉक्टर टेरेंस ड्रू ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, माननीय नरेंद्र मोदी जी, भारत के प्रधानमंत्री के रूप में आपके पुनः निर्वाचित होने पर बधाई। मैं कामना करता हूं कि आप ज्ञान और करुणा के साथ राष्ट्र को समृद्धि और महानता की ओर ले जाने में निरंतर सफलता प्राप्त करें। वहीं इस पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक्स पर लिखा, धन्यवाद प्रधानमंत्री डॉक्टर टेरेंस ड्रू। हमें सेंट किट्स और नेविस के साथ सदियों पुराने लोगों के आपसी संबंधों पर गर्व है। वैश्विक दक्षिण में एक प्रमुख कैरेबियन भागीदार के रूप में एक मजबूत विकास सहयोग बनाने के लिए आपके साथ काम करने के लिए उत्सुक हूं।
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यमन के प्रधानमंत्री अहमद अवद बिन मुबारक का भी आभार जताया है। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रधानमंत्री जी, मैं आपकी शुभकामनाओं के लिए दिल से धन्यवाद देता हूं। हम यमन के साथ ऐतिहासिक और मैत्रीपूर्ण संबंधों को महत्व देते हैं। हम देश के लोगों के लिए शांति, सुरक्षा, स्थिरता और समृद्धि की कामना करते हैं। इससे पहले यमन के पीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकसभा चुनाव में जीत पर बधाई दी थी। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन पर हुए हमले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी निंदा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन पर हुए हमले की खबर से मैं बहुत चिंतित हूं। हम हमले की निंदा करते हैं। मैं अपने मित्र के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। इजरायली सेना ने दावा किया है कि इजरायली सेना, इजरायली पुलिस और इजरायल स्पेस एजेंसी द्वारा चलाए गए संयुक्त अभियान में गाजा द्वारा बंधक बनाए गए 4 लोगों को रिहा कराया गया है। इन 4 लोगों को बीते 7 अक्टूबर को इसराइल में हो रहे नोवा संगीत समारोह के गाजा के आतंकवादियों ने अगवा कर लिया था। रिहा होने वाले लोगों में 1 महिला समेत 3 पुरुष शामिल हैं। अपने देश से एक बड़ी खबर, भारतीय निर्वाचन आयोग ने जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया आधिकारिक तौर पर शुरू कर दी है। चुनाव आयोग के सचिव जयदेव लाहिड़ी ने प्रेस नोट में कहा कि आयोग ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की विधानसभा के आम चुनाव के लिए चुनाव चिन्ह आरक्षण और आवंटन आदेश 1968 के पैरा 10B के तहत कॉमन चिन्ह के आवंटन के लिए आवेदनों को तत्काल प्रभाव से स्वीकार करने का फैसला किया है। इससे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा था कि जम्मू कश्मीर के लोगों को जल्द ही लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार मिलेगी। यहां पिछला विधानसभा चुनाव 2014 में हुआ था। केंद्र सरकार द्वारा 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 और 35A निरस्त कर दिया गया था, जिसके बाद जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया था, जिसकी अपनी विधानसभा होगी। लद्दाख को भी अलग कर बिना विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। तब से जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन उपराज्यपाल के हाथों में है। तो जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस बीच जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा दिल्ली पहुंचे। वक्त है एक और ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो देखेंगे कुछ और बड़ी खबरें। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। शुक्ला बता रहा था आपके बाबूजी ने जायदाद का कुछ हिस्सा नौकर के नाम कर दिया। अब नौकर हर काम अपना घर समझ के करेगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। Here gravity and physics don't call the shots, and sound travels slower than you. This is a different kind of place. That's why we're looking for different kind of people, for whom excellence is not a job, but a way of being, be it in the sky or on the ground. We are looking for an invincible team of invincible people, people who are a cut above. Join the Indian Air Force to be a cut above. डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं। और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। देखो यार, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं कब फोटो पे हार चढ़ जाए और फैमिली का फ्यूचर, बच्चों की पढ़ाई खतरे में पड़ जाए। तो आज ही पॉलिसी बाजार से 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस कराओ, सिर्फ 525 रुपए महीने से शुरू। तेरी होने वाली मदर इन लॉ कुछ ज्यादा ही ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल लोग ज्यादा इमोशनल होते हैं। तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। स्वागत है ब्रेक के बाद। आगे की खबरों में उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद में मझूला थाना क्षेत्र के बुद्धि विहार में आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब सपा के पूर्व जिला अध्यक्ष DP यादव ने अपने घर में खुद को पिस्टल से गोली मारकर आत्महत्या कर ली।
आत्महत्या का कारण डिप्रेशन बताया जा रहा है। डीपी यादव को सपा ने लोकसभा चुनाव के दौरान उन्हें जिलाध्यक्ष पद से हटाकर जयवीर सिंह यादव को जिलाध्यक्ष बना दिया था। मामले की जांच की जा रही है। अगर आगे कोई तथ्य प्रकाश में आएंगे तो उनके अनुसार कार्यवाही किए जाने की बात कही गई है। वह करीब 9:30 के आसपास में थाना प्रभारी मजोला को सपा के एक नेता हैं उनके द्वारा ये सूचना मिली थी कि धर्मपाल यादव जी हैं, पूर्व सपा के जिलाध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने अपने घर में अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से सुसाइड कर लिया है। और यहाँ मौके पे थाना प्रभारी और क्षेत्राधिकारी और एसपी प्रभारी एसपी सिटी और मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। फॉरेंसिक टीम है उसके द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। खबर छत्तीसगढ़ से, जहां चुनाव परिणामों के आते ही एक बार फिर से ईडी की टीम एक्शन मोड में आ गई है। ईडी ने 2 शहरों में छापेमारी की है, जहां ईडी की टीम ने राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ शहर में राइस मिलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज अग्रवाल के यहां छापेमारी की है। यह छापा कस्टम मिलिंग घोटाला की जांच के संबंध में मारा गया है। रायपुर में 2, दुर्ग में 2 ठिकानों और खरोरा में 1 जगह समेत कुल 5 ठिकानों पर यह छापेमारी की गई है। इसमें लगभग 140 करोड़ रुपए की अवैध वसूली राइस मिलर्स से किए जाने की बात सामने आई है। आईएमए के 154वें रेगुलर और 137वें टेक्निकल ग्रेजुएट की पासिंग आउट परेड आज देहरादून में भारतीय सैन्य अकेडमी के कैडेट्स चेसवुड ड्रिल स्क्वायर में आयोजित की गई। भारतीय सैन्य अकादमी के 355 कैडेट शपथ लेकर भारतीय सेना में जांबाज अफसर बनेंगे। उत्तरी कमान के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल एमवी सुचेंद्र कुमार पासिंग आउट परेड में शामिल हुए हैं, जबकि आईएमए के कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन और डिप्टी कमांडेंट मेजर जनरल आलोक नरेश भी परेड में मौजूद रहे। एमवी सुचेंद्र कुमार ने पासिंग आउट परेड की सलामी ली। 355 भारतीय कैडेट्स सेना की अलग अलग कोर से जुड़कर देश के हर कोने में सेवा देने के लिए जाएंगे। पासिंग आउट परेड कैडेटों के अनुशासन, समर्पण और दृढ़ संकल्प की यात्रा का प्रतीक है। और उधर ओटीए गया में भी आज जेंटलमैन कैडेट्स यानी जीसी की पासिंग आउट परेड हुई। इसके बाद पीपिंग सेरेमनी भी हुई। भारतीय सेना को आज 118 नए जांबाज अफसर मिल गए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी, थल सेना उप प्रमुख, ने ओटीए गया में TES 43 और SCO 52 पाठ्यक्रमों की प्रभावशाली पासिंग आउट परेड की समीक्षा की। पासिंग आउट परेड प्रभावशाली काफ़ी रही और ड्रिल के दौरान भी जवानों का प्रदर्शन भव्य रहा। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। सज गया है मंच, आ गया है फैसला। 18वीं लोकसभा के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह। दूरदर्शन की एक्सक्लूसिव कवरेज 9 जून 2024 शाम 6 बजे से दूरदर्शन के सभी चैनलों पर।